क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Why does the picture of a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? कहता है कि अगर हम टीवी स्क्रीन के सामने एक मैग्नेट को ला के रखते हैं तो उस टीवी की जो स्क्रीन है वो ख़राब क्यों हो जाती है, डिस्टॉर्टेड क्यों हो जाती है। ठीक है जी, तो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे जिस टीवी की बात की गई है, पहले आपको वो पता होना चाहिए, ये वो वाली टीवी की बात की गई जिसमें जब वो कैथोड रेज ट्यूब अवेलेबल होती हैं। ठीक है, लेकिन आजकल की जो टीवी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी वाले हैं जिसमें एलसीडी है और एलईडी हैं, ये उन टीवीज़ की बात नहीं हो रही है। ये जो पुराने टीवी हमारे दौर में हुआ करते थे, ठीक है, तो उन टीवीज़ में जिसमें कैथोड रेज ट्यूब होती है, वहाँ पर अगर हम मैग्नेट फीड को लेकर आते हैं उस टीवी के सामने तो उस टीवी की जो पिक्चर है वो ख़राब हो जाती है। उसकी रीज़न हमने बतानी है। ओके, अब फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कैथोड रे है, कैथोड रे ट्यूब है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो ऐसे मूव कर रही है। अब हम जानते हैं कि कैथोड रे ट्यूब में जब इलेक्ट्रॉन की बीम मूव करती है और वो स्क्रीन के ऊपर जाके फॉल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वहाँ पर जाकर हमें इमेज बनाते हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर जो आपको इमेजेस दिखाई दे रहे होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आके टकराते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब टकरा रहे होते हैं तो वो आपको पिक्चर जो है वो दिखाई दे रही होती है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है और हमें पिक्चर दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर इसके सामने कोई मैग्नेट ला के रखता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर इस स्क्रीन के सामने एक मैग्नेट ला के रखूँगा, ये हमारे पास हो गया मैग्नेट जिसका नॉर्थ और साउथ पोल। अब मैग्नेट जो होता है इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये अपने इर्द गिर्द जब वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट रखता है। अब यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और सामने कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा, F = QV × B। ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और वो होती है F = QVB × sin⁻θ। तो इतनी फोर्स या वो इसका मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉन हैं इनके ऊपर अप्लाई होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर QVB sin⁻θ फोर्स लगेगी तो इस फोर्स के लगने से इस फोर्स का नेचर कैसा होता है, ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट करवा देती है। डिफ्लेक्ट, ठीक है, जिस पास पे वो जा रहे होते हैं वो पास से वो उसको मोड़ देती है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मैग्नेट नहीं था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आ रहे थे तो यहाँ पर हमें एक इमेज बन रहा था। ठीक है, वो फर्ज करें ये इमेज का साइज हमारे पास इतना था, ये इमेज का साइज था। अब जब मैग्नेट इसके करीब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड या वो इसकी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर पहले यहाँ पर आके फॉल कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड इनको जब वो यहाँ पर फॉल नहीं करवाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये वाली जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्ज करें ये ऐसे मूव कर गई और ये वाली जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फर्ज करें ऐसे मूव कर गई। ठीक है, तो इस तरह ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फर्ज करें यहाँ पे आगे फॉल कर गई। तो जब पहले वो सारे के सारे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो एक स्पेसिफिक पाथ पे आके एक स्पेसिफिक जगह पे आके फॉल कर रहे थे और हमें इमेज दे रहा था, अब वो इस जगह को छोड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। तो वो पिक्चर जो हमें बड़ी वाज़िया दिखाई दे रही थी अब वो क्या हो गई, बिखर गई है। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जब वो डिफ्लेक्ट हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जब वो यहाँ से बिखर गई है। तो इलेक्ट्रॉन की बीम ही तो इमेज बना रही थी, तो जब इलेक्ट्रॉन की बीम ही बिखर जाएगी तो वो पिक्चर भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस तरह इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और इनकी इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब अपने पाथ से हट जाते हैं और वो कहीं और पे जाके गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस पे जो टीवी की जो स्क्रीन है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है
क्या व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द टीवी स्क्रीन, जब एक मैग्नेट को टीवी स्क्रीन के करीब लाया जाता है, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, कि उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंटरेक्ट्स विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आने वाली इलेक्ट्रॉन की बीम के साथ जब वो पंगा लेता है, उनको डिस्टर्ब करता है, उनके ऊपर फोर्स लगाता है, इंटरेक्ट करता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम गेट डिफ्लेक्टेड, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड द पिक्चर बिकम्स डिस्टॉर्टेड, और जो पिक्चर है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह वो जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है वो डिफ्लेक्ट होने की वजह से जो पिक्चर है वो ख़राब हो जाती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो वो रोटेट ना करे। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है यस, ऐसा पॉसिबल है। देखें, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। तो अब अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या ये रोटेट करेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये रोटेट ना करे? ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये रोटेट ना करे? रोटेट ना करे मतलब उसमें टॉर्क ना पैदा हो, क्योंकि टॉर्क ही ऑब्जेक्ट्स को घुमाने में हेल्प करता है, उनमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसको घुमाता है। तो मतलब अगर हम टॉर्क को ज़ीरो कर दें तो वो कॉइल घूमेगी नहीं। तो टॉर्क का जो फार्मूला हमारे पास होता है, टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल्स टू NIAB कॉज ऑफ थीटा। अब चूंकि इसमें से करंट भी गुजर रहा है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगी, इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है और यह मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। मतलब हम इन फैक्टर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये है, इस चीज़ का इख्तियार है कि हम इस चीज़ को, हम थीटा को चेंज कर सकते हैं, कि हम थीटा हम यहाँ पे ऐसा एडजस्ट कर दें कि जिसकी वजह से जो टॉर्क है वो हमारे पास क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, और ये थीटा किसके दरमियान होगा? ये थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक प्लेन ऑफ लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें से ऐसे पास कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में जो ये प्लेन ऑफ लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब एंगल 90। तो अब अगर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उस करंट कैरिंग लूप को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कब होगा? जब प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपने इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो थीटा 90 होगा। ये 90 आप यहाँ पर पुट कर दें तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि कोस 90 0 होता है। बाकी फैक्टर तो 0 नहीं है, बाकी फैक्टर्स तो हैं, सिर्फ इस फैक्टर को हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया, जिसकी वजह से ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। तो टॉर्क हमें कैसा मिल गया, 0। तो जब टॉर्क 0 मिल जाएगा तो वो कॉइल रोटेट नहीं करेगी। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि कॉइल रोटेट ना करे? तो अगर हम उस कॉइल को, उस लूप ऑफ कंडक्टिंग लूप को हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें तो क्या होगा, वो कॉइल रोटेट नहीं करेगी। ठीक है जी, यही उसने पूछा था कि ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर यस, ऐसा पॉसिबल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, How can a current loop be used to determine the presence of magnetic field in a given region of space? कहता है कि आप किसी करंट कैरिंग लूप को यूज करते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, क्या आप
करंट कैरिंग लूप को यूज़ करते हुए किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है उसकी मौजूदगी का पता लगाना है, तो क्या आप करंट कैरिंग लूप को यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे इस कॉइल को प्लेस कर दिया। अब तो अगर प्लेस करने से अगर तो ये कॉइल या वो रोटेट करना शुरू कर गई, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता कैसे लगाया, इसकी रोटेशन से लगाया। तो अगर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक इस कॉइल को रखा और कॉइल को रखने से ये रोटेट करना शुरू कर गई, तो रोटेट अगर करना शुरू कर गई तो इसका मतलब इसमें टॉर्क पैदा हो गया। तो इसका मतलब कि इस जिस जगह पर हमने इसको रखा हुआ है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो अगर ये रोटेट नहीं करेगी, बिल्कुल या वो एक ही जगह पे रुकी रहेगी, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इज इट क्लियर। तो इसकी डिफ्लेक्शन से, मतलब इस कॉइल की डिफ्लेक्शन से हम पता लगा सकेंगे कि इस जगह पर इस गिवन रीजन ऑफ स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। इज इट क्लियर। ओके, तो यही बात है वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कैरिंग लूप, क्या हम उस करंट कैरिंग लूप की डिफ्लेक्शन की वजह से हम उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, टॉर्क की वैल्यू हमें पता है कि NIAB cos थीटा या नियाब cos थीटा, ठीक है जी। इफ करंट कैरिंग लूप इज डिफ्लेक्टेड, अगर तो करंट कैरिंग लूप जब वो डिफ्लेक्ट हो गई वहां पर रखने से इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम उससे पता लगा लेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, ठीक है, उसकी रोटेशन से, उसकी डिफ्लेक्शन से, मतलब उसमें पैदा होने वाले टॉर्क से। ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, कम टॉर्क पैदा होगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक अलग बात है। लेकिन अगर तो रोटेट कर रही, चाहे वो ज़्यादा रोटेट कर रही है चाहे वो कम रोटेट कर रही है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो वो होगा। ठीक हो गया। सो यही उसने पूछा था कि बताएं कि आप किसको यूज़ करते हुए कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट, कि आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए आप किसी भी केमिकल एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन के हमारे पास क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है जी। तो वो 3 आइसोटोप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, H11, H12, H13, ठीक है जी। तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अब इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है 11, ठीक है जी, लेकिन एटॉमिक मास जो है, ठीक है, इसका मास कम, इसका मास उससे ज़्यादा, उसका मास सबसे ज़्यादा। अब हमने पता लगाना है कि, और हमने ये वो कलेक्ट करना है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सैंपल ऑफ आइसोटोप्स है, ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास एक आइसोटोप का सैंपल है, इसमें हमें जो वो ज़्यादा मास वाले या ज़्यादा भारी जो आइसोटोप्स है वो हमने उनको सेपरेट करना है। जो लाइट पार्टिकल्स हैं, जो लाइट आइसोटोप्स हैं जिनका मास कम है, उनको हमने सेपरेट करना है। तो फिर हम उसके लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम इन आइसोटोप्स को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आप ना ये वाला आर्टिकल हम चैप्टर नंबर 21 में जाकर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से एक आर्टिकल आता है, मे भी आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसके अंदर हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम उन आइसोटोप्स को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाकर वो तमाम के तमाम पार्टिकल जो है वो अपने अपने रास्ते से मुनहरफ हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो फिर हम उन पार्टिकल्स को जो वो आसानी के साथ जो वो कलेक्ट कर सकते हैं। यही तकनीक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब इन चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या करवाना है, चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करवाना है, इन आयंस को, इन आइसोटोप्स को, ठीक है जी।
जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसका मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो कौन लगा रहा होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। तो जब हम इन चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, ठीक है जी, तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, Fm, मैग्नेटिक फोर्स। और यही मैग्नेटिक फोर्स उन चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। तो जब सर्कुलर पाथ में घुमाएगा तो सर्कुलर पाथ में घुमाने वाली फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मतलब कि यही हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्ट करेगी, बराबर होगी किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। समझ आ रही है कि हमारी वही मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही होगी, दोनों बराबर हैं। तो अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। तो Fm बराबर होती है QVB, ठीक है जी। मैक्सिमम फोर्स लगती है जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए मैं साइन थीटा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू 1 है। बराबर है Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बराबर होती है mv²/r। यहां तक समझ आ गई मैंने क्या किया, ठीक है जी। तो QVB इज इक्वल टू mv²/r। अब यहां पर मुझे मैं यहां पे क्या करूंगा, अब देखें, अब इस चीज के अंदर हमने जो सैंपल लिया हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया हुआ है और जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंक रहे हैं वो सारे के सारे जब वो कांस्टेंट है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन के एटम्स का आइसोटोप्स का सैंपल है, हाइड्रोजन के आइसोटोप का सैंपल है। तो अगर ये हाइड्रोजन के आइसोटोप का सैंपल है तो तमाम आइसोटोप्स के ऊपर चार्ज कैसा होगा? कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट होगा आइसोटोप का। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो तमाम का तमाम जो चार्ज है, एटॉमिक नंबर जो है उसका क्या होगा? सेम होगा। तो तमाम का तमाम आइसोटोप का चार्ज क्या हो गया? सेम हो गया। आपने जिस वेलोसिटी से उनको फेंका है वो वेलोसिटी भी क्या है? सेम है। ऐसा नहीं कि आप इस पार्टिकल को आप, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसलिए हमें इकट्ठे उन सब को जब वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो लिहाजा जब हम उसको इकट्ठे मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो सबको एक ही वेलोसिटी से, एक ही वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो लिहाजा इन तमाम आइसोटोप्स का जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको भेज रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी हमने एक कांस्टेंट टेस्ला वाला अप्लाई किया हुआ है, कांस्टेंट स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कांस्टेंट हो गया। जिस वेलोसिटी से हम चार्ज पार्टिकल्स को भेज रहे हैं वो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। उन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लिहाजा ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब कांस्टेंट नहीं है तो कौन नहीं है? तो आंसर है वो मैस नहीं है और रेडियस नहीं है। अब कैसे? देखें, R और M को अगर हम रिलेट कराते हैं, R को मैं इधर ले आऊं, R इज इक्वल्स टू QVB, इधर आ जाएगा मैस मल्टीप्लाई बाय V²/QVB, ठीक है जी। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें अभी हमने क्या माना? इसको कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट है। वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तमाम पार्टिकल्स की, तमाम आइसोटोप्स की। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम भेज रहे हैं वो उसकी स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट है और तमाम के तमाम आइसोटोप्स के ऊपर जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। तो लिहाजा ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो R और M ही बचे हैं जो कि कांस्टेंट नहीं है और इनका रिलेशन हम क्या देख रहे हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब ये चीज हमें क्या बता रही है? ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसमें जो आइसोटोप्स हैं उनका चार्ज तो सेम है लेकिन मैस तो सेम नहीं है। यही तो आइसोटोप की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब इसमें कुछ भारी मैसेज वाले पार्टिकल्स होंगे, कुछ लाइट पार्टिकल्स होंगे और वो सब के सब जब इस मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो क्या होगा? वो पार्टिकल जो ज्यादा मैस रखता होगा वो ज्यादा बड़े रेडियस वाले सर्कल में मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, और जिसका मैस कम होगा वो छोटे रेडियस वाले सर्कल में मूव करेगा,
ठीक है। मान लीजिए कि मैं दो पार्टिकल फिलहाल मैं यहाँ पे भेजता हूँ, ये फर्ज करिए दो पार्टिकल्स को मैंने ऐसे यहाँ पर भेजा, प्रोजेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि किसका मैस ज्यादा है किसका मैस कम है, मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा उनसे बनने वाला रेडियस। जो पार्टिकल जब वो ज्यादा बड़े रेडियस में मूव कर रहा होगा इसका मतलब उसका मैस ज्यादा होगा। जो पार्टिकल छोटे रेडियस में कर्व्ड हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि उसका मैस क्या है? कम है। ठीक है, तो फर्ज करें कि ये पार्टिकल जब वो ऐसे ऐसे इस रेडियस में मूव करा और ये वाला जो पार्टिकल है ये इस बड़े रेडियस में ऐसे मूव कर गया, और यहाँ पे हमने लगाया होता है कलेक्टर। ठीक है जी, यहाँ पे हमने लगाया होता है कलेक्टर, और हम साथ साथ देख रहे होते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल, किस मैस वाले पार्टिकल ज़्यादा हमें मिल रहे हैं और किस मैस वाले पार्टिकल हम कम मिल रहे हैं। तो इस तरह हम इन पार्टिकल्स को जब वो सेपरेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, और ये तकनीक यूज़ की जाती है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। जिसका मैस कम होगा वो छोटा रेडियस बनाएगा, जिसका मैस ज्यादा होगा वो बड़ा रेडियस बनाएगा। तो इस तकनीक को यूज करते हुए हमने क्या किया, इस सैंपल में तो मिक्स पड़े हुए थे ना पार्टिकल्स, लेकिन हमने जो ही मैग्नेटिक फील्ड में भेजा वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो इस तरह हम उन आइसोटोप्स को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग लूप की ओरिएंटेशन क्या होगी, सो दैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है जी, तो हम क्या देखते हैं, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपने एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, आप किस तरह उसको ओरिएंट करें, किस तरह उसको उस मैग्नेटिक फील्ड में रखें कि एक बार मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो उसमें और एक बार मिनिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो। अब जो टॉर्क का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं कि टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है हमारे पास टॉ इज इक्वल्स टू NIAB cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या है? टॉर्क का फार्मूला है। अब टॉर्क हमको अगर मैक्सिमम चाहिए तो हम उसको किस तरह ओरिएंट करें? ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास अगर करंट कैरिंग कॉइल है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह प्लेस करें, किस तरह रखें, किस डायरेक्शन में इसको ओरिएंट करें कि इसमें पैदा होने वाला जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। अब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो एंगल कितना होना चाहिए? ओरिएंटेशन की बात हो रही है तो ओरिएंटेशन के लिए हम एंगल यूज करते हैं। तो एंगल कितना हो कि हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम हो? इसका मतलब अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखें तो cos 0 1 हो जाएगा, तो पूरा फैक्टर हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा। तो cos 0 1 कब होगा? cos 0 कब होगा? जब ये वाला जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर पड़ी हुई हो। ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर हो। ठीक हो गया, तो जिसकी वजह से सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क की। ठीक है जी, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क जब होगा जब ये प्लेन जब ऐसे पड़ी होगी पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें एंगल कितना चाहिए? 0 चाहिए ना, एंगल 0 चाहिए। तो एंगल 0 किस किस के दरमियान है? प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन जो है वो आपस में पैरेलल कर देते हैं तो एंगल कितना होगा? 0 होगा। ठीक हो गया, और ये 0 अगर हम इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, टॉर्क की वैल्यू दैट इज मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या ओरिएंटेशन होगी? तो आंसर है प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरेलल होगा तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होगा तो टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम आएगा। अब अगर हमने मिनिमम टॉर्क पैदा करना है तो कॉइल को हम रखेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब अगर कॉइल ऐसे पड़ी हुई है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, और जब एंगल 90 बनेगा तो तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। ठीक है जी, एंगल 90, तो टॉ इज इक्वल्स टू NIAB cos 90। तो cos 90 0 होता है, तो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने ऊपर डायग्राम बनाई भी हुई है कि अगर हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वो पैरेलल ओरिएंटेशन में रखते हैं तो हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम पैदा होगा। और केस 2 के अंदर अगर हम उस प्लेन ऑफ कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखने से एंगल 90 होगा, और एंगल 90 हमारे पास क्या दे देगा, टॉर्क की वैल्यू 0 दे देगा। ठीक हो गया, तो इस तरह हम उसमें एक बार मैक्सिमम टॉर्क और एक बार मिनिमम टॉर्क जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें उसने यही पूछा था मैक्सिमम टॉर्क कब पैदा होगा और मिनिमम टॉर्क कब पैदा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। A loop of wire is suspended between the poles of a magnet with its plane parallel to the pole faces. What happens if a direct current is put through the coil, and what happens if an alternating current is used instead? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के जो पोल्स के फेसेस हैं उन पोल्स के फेसेस के पैरेलल इस कॉइल को प्लेस किया गया है। ठीक है, दोबारा फिर सुने कि इस मैग्नेट का जो पोल है और उस पोल का जो फेस है, ये इसका फेस है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल का ये इसका फेस है। इस फेस के पैरेलल इस कॉइल को प्लेस किया गया है। ठीक हो गया, तो अगर इस कॉइल में डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को हम बारी बारी फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने बताना है। अब हम जानते हैं जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो रोटेट करना चाहेगी क्योंकि उसमें टॉर्क पैदा होता है, तो वही टॉर्क उस कॉइल को क्या करवा देगा, रोटेट करवा देगा। लेकिन हमारी इस सिचुएशन में कि कॉइल को हमने कैसे रखा हुआ है, क्या इसको जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस कॉइल को, क्या इसमें टॉर्क पैदा होगा, क्या इसमें रोटेशन पैदा होगी जब हम इसमें इस कॉइल में डीसी करंट को फ्लो करवाएं और फिर हम इस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाएं। ये क्वेश्चन है। तो पहले आपको ये समझना है कि ये कॉइल किस तरह पड़ी हुई है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखें ज़रा। इस मैग्नेट का जो पोल है उसका फेस ये वाला है। इस फेस के पैरेलल इस कॉइल का प्लेन रखा हुआ है। इस कॉइल का प्लेन कौन है, इस कॉइल का प्लेन ये वाला प्लेन है। ये प्लेन और ये फेस, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल पड़े हुए हैं, पैरेलल पड़े हुए हैं। तो सोचें कि ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है कि ऐसे पड़ी हुई है। यही हमारा पॉइंट है, इसमें यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब उसने लफ्ज़ बोल के पैरेलल बोल के कंफ्यूज कर दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है, देखें ये इसका फेस है पोल का और ये कॉइल का प्लेन है। ये दोनों आपस में पैरेलल पड़े हुए हैं। तो पैरेलल पड़े हुए हैं मतलब कॉइल ऐसे पड़ी हुई है या ऐसे पड़ी हुई है। तो आप कहेंगे सर कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, तो ये गलत है। कॉइल ऐसे नहीं है, कॉइल ऐसे पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये फेस को इसके पैरेलल होना है। तो अगर मैं देखें ये वाला फेस इसके पैरेलल हो रहा है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया फेस। ये प्लेन और ये फेस आपस में परपेंडिकुलर है। देखें ये प्लेन ऐसे है, ये फेस ऐसे है और प्लेन कैसा है, ऐसा है। ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन और ये फेस आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये तो पैरेलल नहीं पड़े हुए, ये तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी। तो मतलब कि कॉइल जो है वो ऐसे नहीं पड़ी हुई है बल्कि
पोल्स के दरमियान कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, पोल्स के दरमियान कॉइल कैसे है, ऐसे पड़ी हुई है। तो अब अगर कॉइल ऐसे पड़ी हुई है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये कॉइल पड़ी हुई है तो टॉर्क पैदा हो सकता है। वो टॉर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, डिपेंड करता है कि आपका थीटा कितना है। अगर थीटा 0 है तो मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगा, अगर थीटा 90 है तो टॉर्क 0 पैदा होगा। तो ये थीटा किसके दरमियान है, ये थीटा है प्लेन मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द लूप के दरमियान है। ठीक है, तो कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में निकल रहा है और सामने पड़ी हुई कॉइल इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल आपस में परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इसका फेस और लूप का, इस लूप का जो एरिया है, सरफेस जो है इसकी, उसकी जो लूप का जो क्या बोलेंगे, उसका जो प्लेन है वो आपस में पैरेलल है। ये बात याद रखना ध्यान से। मैं बात दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। कॉइल देखें ऐसे पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, ये नॉर्थ पोल समझ लें, नॉर्थ पोल से और सामने पड़ा हुआ है साउथ पोल, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, और कॉइल ऐसे पड़ी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल का प्लेन तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इस पोल का फेस और कॉइल का प्लेन वो आपस में पैरेलल है, पैरेलल। ये परपेंडिकुलर हो गए, ये पैरेलल हो गए। इज इट क्लियर? तो इस तरह कॉइल पड़ी हुई है। अब जब इसमें कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, उसका क्वेश्चन ये है कि हम कॉइल में एक बार डीसी करंट फ्लो करवाते हैं और एक बार एसी करंट फ्लो करवाते हैं, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉइल को हमने कैसे प्लेस किया हुआ है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ है। तो लिहाजा आप चाहे इसमें डीसी करंट फ्लो करवा दें, चाहे आप इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवा दें, तो दोनों सूरतों में जो मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल का जो प्लेन है वो आपस में कैसे पड़े हुए हैं, परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लिहाजा कोई भी टॉर्क पैदा नहीं होगा दोनों सूरतों में। हम यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा जो है वो क्या बन रहा है, थीटा 90 बन रहा है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB cos ऑफ 90। इज इट क्लियर? cos 90 हो गया, तो cos 90 हो गया तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो चाहे आप डीसी करंट को फ्लो करवाएं, चाहे आप अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाएं, दोनों सूरतों में जब वो कोई भी रोटेशन पैदा नहीं होगी। ठीक है, द कॉइल विल नॉट रोटेट, कॉइल विल नॉट रोटेट इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में, मतलब डीसी और एसी केसेस में, दोनों केसेस में जब वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो कॉइल रोटेट नहीं करेगी। क्वेश्चन चैप्टर 14 करते हैं। व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो, कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो लो क्यों होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और इससे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये दोनों। तो क्वेश्चन है कि एमीटर जो होता है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम क्यों रखी जाती है। अब देखें, एमीटर जो है वो कनेक्ट होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ। अगर हम सर्किट में करंट को मेजर करना है तो हम उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन से लगाते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पर हमने करंट को मेजर करना है कि इस रेजिस्टेंस में से, जिसकी रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को यहाँ से काटेंगे और यहाँ पर हम एक एमीटर लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो जितना करंट जब इस आर में से गुजरेगा उतना ही करंट जब वो इस एमीटर में से भी गुजरेगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। तो लिहाजा हम क्या चाहेंगे कि हमने देखना कि करंट कितना करंट आर में से गुजर रहा है,
तो जितना करंट आर में से गुजरेगा उतना ही करंट जो वो एम्पेयर मीटर में से गुजरेगा। तो हम पहचान लेंगे कि भाई अगर फर्ज करेंगे 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि 1 एम्पेयर करंट जब इसमें फ्लो हो रहा है, 1 माइक्रो एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो 1 माइक्रो एम्पेयर इसमें फ्लो होगा। इस तरह हम जब वो इसको देखते हुए अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम क्यों रखी जाती है। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जब वो करंट के लिए अपोजिशन का बायस बनता है। हम जितना रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, करंट चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर मुझे इसमें करंट मेजर करना है और इस फर्ज करें कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर, ठीक है, और मैंने क्या किया कि यहाँ पर एम्पेयर मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ओवरऑल पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो तमाम रेजिस्टेंसेस का सम होती है। तो अगर मैं R1 और R2 में से किसी एक को भी बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस का करंट के साथ तो इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं एमीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो बढ़ाने से क्या होगा, जो पहले मुझे 1 एम्पेयर करंट मिल रहा था, ठीक है, वो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। करंट की वैल्यू चेंज होकर कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ाकर ओवरऑल पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे सर्किट का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि करंट हम 1 एम्पेयर मेजर करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट हमें 1 एम्पेयर तो नहीं मिलेगा, 1 एम्पेयर से कम मिलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस को जितना हम कम हो सके उतना रखते हैं, ताकि ये सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को चेंज ना करें, करंट को तब्दील ना करें और हम फुल करंट को मेजर कर सकें। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है इसका आंसर कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर द फुल करंट ऑफ द सर्किट, कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फुल करंट चाहिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज हाई, अगर हम एमीटर की रेजिस्टेंस को अगर हम ज्यादा कर देते हैं देन इट विल चेंज द सर्किट करंट, ये सर्किट के करंट को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। किस तरह चेंज करेगी, डिक्रीज कर देगी, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से, रेजिस्टेंस को हाई करने से, बढ़ाने से जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर करंट जब वो चेंज हो जाएगा तो करंट विल नॉट बी मेजर एक्यूरेटली, तो हम करंट को तो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि 1 एम्पेयर का करंट फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के बढ़ाने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम क्या फ़ायदा। इसका मतलब कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको कैसा होना चाहिए, उसको कम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज हमारी जो रीडिंग है वो करेक्ट नहीं आएंगी। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है वो है वोल्ट मीटर के मतलब कि वोल्ट मीटर जो है उसको हम उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई क्यों रखते हैं, ठीक है। तो अब जो वोल्ट मीटर होता है अगर हम देखें तो यही हम सर्किट लेते हैं और इसकी रेजिस्टेंस फर्ज करें हमारे पास है 10 ओम, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो फर्ज करेंगे 10 ओम का करंट फ्लो हो रहा है। अगर 10 ओम का करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम की है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना ड्रॉप होगा। सो V इज इक्वल्स टू IR, तो I की वैल्यू हमारे पास 10 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान A और B पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है वो कितना ड्रॉप हो रहा है, 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। अब इसको मालूम करना है तो हम क्या लगाएंगे,
वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर क्या करेगा, हमारी वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देगा। और वोल्ट मीटर लगाया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है जी, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हाई क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन ये है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को हाई क्यों रखा जाता है। अब फर्ज करें हम इसकी रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, ठीक है, हम इसकी रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो यहां से जो करंट आ रहा है वो दो हिस्सों में बट जाएगा, एक वोल्ट मीटर की तरफ जाएगा और एक रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। पहले वोल्ट मीटर के आने से पहले करंट सारे का सारा किधर जा रहा था, आर में से गुजर रहा था, लेकिन अब वोल्ट मीटर के आने से करंट जो है वो कुछ आर में से गुजरेगा, कुछ जो है वो वोल्ट मीटर खा जाएगा, वोल्ट मीटर जो है वो उसको यूटिलाइज कर लेगा। अब फर्ज करें कि वोल्ट मीटर के आने से रेजिस्टेंस में जो करंट पास हो रहा है, पहले 10 फ्लो हो रहा था, अब जो है वो 9 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर 9 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो करंट की वैल्यू 9, रेजिस्टेंस हमारे पास 10, तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 90। तो हम तो 100 वोल्ट मेजर करने के लिए निकले थे, लेकिन हम क्या मेजर कर रहे हैं, 90 वोल्ट। ये तो नुकसान है हमारे लिए। तो 90 वोल्ट कब हुए, जब हमने वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर ने ऐसा क्या किया, वोल्ट मीटर ने कुछ करंट अपने में से गुजार लिया, ठीक है, और कुछ करंट जब वो आर में से गुजरने दिया। तो हम क्या चाहते हैं कि हम तो 100 वोल्ट मालूम करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास तो 90 वोल्ट आ गया। ये तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, ये तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब इसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि जो करंट वोल्ट मीटर की तरफ जा रहा है वो ना जाए या वो बहुत ही कम जाए। तो ना जाए या बहुत ही कम जाए, इसके लिए हमें इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को कैसा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर बढ़ाएंगे तो करंट इसकी तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ही कम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या चाहेंगे कि हम वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम इतना ज्यादा रखें जितना भी हम ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस करेंगे वोल्ट मीटर की तो इसमें जो करंट है वो बहुत कम गुजरेगा, ठीक है। अब अगर हमने क्या कर दिया, हमने अब इसकी वोल्ट मीटर को बहुत बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो हमारे पास कितना हो गया, 90.5 हो गया, और रेजिस्टेंस हमारे पास 10 है। अब हमारे पास कितना आएगा तकरीबन, अब जब वो जो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 95 तकरीबन, ठीक है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू और हमें ज्यादा मिलना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि हम वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको जितना ज्यादा रखेंगे उतना हमारे लिए एक्यूरेट होगा। अदरवाइज ये जो है वो सर्किट को शॉर्ट कर देगा। हम जितनी रेजिस्टेंस कम करते चले जाएंगे तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट का नाम, शॉर्ट सर्किट कहते भी किसे हैं, जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए और करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाए, तो उस इवेंट को हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। तो लिहाजा अगर हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को सर्किट की रेजिस्टेंस से कम रखेंगे तो मैक्सिमम करंट वोल्ट मीटर में से गुजरना चाहेगा, और जिसकी वजह से वो सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो अब उस शॉर्टनेस सर्किट को, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादा रखेंगे ताकि वोल्ट मीटर की तरफ करंट कम आए, ज़्यादा करंट हमारे पास आर में से गुजरे, ताकि हमारे जो वोल्टेज जो हम तवक्के कर रहे थे 100 वोल्ट की वो मेंटेन रहे, ठीक है। यहाँ अगर कम भी हो तो बहुत कम हो, इतनी कम ना हो गई 90 पे चला गया, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करते हैं, मैक्सिमम रखते हैं जितना ज़्यादा हो सके। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि टू मेजर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी लो। अगर हम रेजिस्टेंस को बहुत ही कम रखते हैं, इट विल शॉर्ट द सर्किट, ये सर्किट को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। ड्यू टू विच दिस विल मेजर वोल्टेज, दिस विल नॉट मेजर, ठीक है, दिस ड्यू टू दिस
इट विल नॉट मेजर वोल्टेज एक्यूरेटली, तो फिर वो वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर को हम उसकी रेजिस्टेंस हाई क्यों रखते हैं और एम मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम लो क्यों रखते हैं। तो ये एग्जांपल अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है, ये सर्किट अपने माइंड में रखिएगा, फिर इससे जो वो क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए आसान होगा।